ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है संक्रमण तत्वों की? शून्य होती है। कुछ ही संक्रमण तत्व ऐसे हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे NiCO4, ये कहलाता है उपसह संयोजक यौगिक। क्या कहलाता है ये? उपसह संयोजक यौगिक। अब देखो इसमें जो संक्रमण तत्व है वो कौन है? निकल। कौन है संक्रमण तत्व? निकल। निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? यहाँ पर शून्य होती है। क्यों होती है इनकी बात अभी हम करेंगे। क्या है कि ये है जो CO, ये क्या है यहाँ पर? कार्बोनिल। इसका नाम क्या है? कार्बोनिल। कार्बोनिल क्या है यहाँ पर? एक लिगेंड। कार्बोनिल क्या है यहाँ पर? एक लिगेंड। कौन सा लिगेंड है ये? उदासीन लिगेंड। क्यों है ये सब? हम जो इसके बाद वाला अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है लिगेंड। उदासीन होते हैं, धनावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। उसमें हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो लिगेंड को मैं एक डेफिनेशन समझा देता हूँ क्या होती है। लिगेंड एक ऐसी स्पीशीज होती है जिनके पास दान करने के लिए कोई ना कोई कम से कम एकल इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, लिगेंड किसे कहते हैं? ऐसी स्पीशीज जिनके पास कम से कम दान करने के लिए एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, वही क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। तो कार्बोनिल क्या है? उदासीन लिगेंड है। और उदासीन का मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, इसलिए क्या है ये? उदासीन लिगेंड। और जो उदासीन होता है उस पर आवेश नहीं आएगा, तो आवेश भी क्या रहेगा? इसके ऊपर जीरो रहेगा। तो ऐसे के ऐसा ही मैं आपको 11th क्लास में एग्जांपल बताया था मैंने आपको, जो मैं लास्ट टाइम बता रहा था आपको लास्ट क्लास में, KMnO4 के लिए। KMnO4 में जब हमको मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे? हम ये करते थे कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको क्या मान लेते हैं अपन? X। बाकी एलिमेंट्स को उसके चार्ज के साथ में मेंटेन कर देते हैं और इक्वल के यानी RHS में क्या लिखते हैं? इसके ऊपर अगर कोई आवेश होता है तो उसको लिखते हैं, और नहीं होता है तो बराबर में क्या लिख देते हैं? जीरो लिख देते हैं। तो X प्लस पोटेशियम का चार्ज कितना होता है? पोटेशियम का होता है +1। कितने हैं पोटेशियम? एक है, इसलिए इंटू 1 प्लस मैग्नीज का तो आ ही गया, एक मैग्नीज था इसलिए X आ गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है -2। कितना ऑक्सीजन है? 4 है, इसलिए इंटू 4 इक्वल। इक्वल में क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको X यानी मैग्नीज की क्या मिल जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी। तो क्या आएगा? X + 1 - 8 = 0, यानी X = कितना आया? +7। इस तरह से हम क्या निकालते थे? ऑक्सीकरण अवस्था निकालते थे संक्रमण तत्व की। ये हमने लास्ट ईयर सीख लिया था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके लिए, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे। हमने लिया NiCO4। अब इसमें किसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है हमको? निकल की निकालनी है। किसकी निकालनी है? निकल की। तो निकल को क्या मान लेंगे हम? X मान लेंगे। X प्लस कार्बोनिल क्या है? उदासीन लिगेंड है, अभी बताया मैंने आपको। क्यों है, कैसे है, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। तो +4 इंटू ऑक्सीकरण अवस्था, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना आता है? जीरो आता है। इक्वल में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इसलिए क्या आएगा? यहाँ भी जीरो। तो X = कितना आ गया? जीरो। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि कुछ संक्रमण तत्व शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। उनका एग्जाम्पल है NiCO4। इसके अलावा और भी है FeCO5, आयरन पेंटा कार्बोनिल इसका नाम है। नोमेनक्लेचर, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, इन सबके बारे में हम जो हमारा नया चैप्टर आएगा नवा उपसह संयोजक यौगिक, उसके अंदर हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें इस पॉइंट को समझना था। मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ संक्रमण तत्व किस प्रकार से अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसका हमारे ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित पॉइंट था। डी ब्लॉक के तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। तो देखो ये जो पॉइंट चल रहा है इसमें दो बातें बताई गई है आपको। एक तो है निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था, क्या क्या चीजें हैं? एक तो है निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में किसकी तरह व्यवहार करते हैं? ये अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसको अच्छे से समझना। और एक है उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं।
तो देखो पहले तो हमको इन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अपचायक, व्हाट इज ऑक्सीकारक, क्या होता है अपचायक, क्या होता है ऑक्सीकारक। तो इनको समझने के लिए हमको वापस कौन सी क्लास में जाना पड़ेगा, 10वीं 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा कि जो हमने बात की थी ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। देखो ऑक्सीकरण आपने पढ़ा हुआ है, ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा कौन चलता है, ऑक्सीकरण का उल्टा होता है ऑक्सीकारक, और अपचयन का उल्टा होता है अपचायक, ये हमने पढ़ा था। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता था, वो अपचायक कहलाता था, और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता था, वो ऑक्सीकारक कहलाता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकारक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, या इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, ये किसकी होती है, ये प्रवृत्ति होती है किसकी, ऑक्सीकारक की। ऐसे बात करते हैं अपचायक। अपचायक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्या क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। ये दो चीजें तो हमको अच्छे से याद होनी चाहिए। वैसे हम जानते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो हम जानते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको 4 पॉइंट्स पढ़ाए थे 10th 11th में। इलेक्ट्रॉन से संबंधित भी बात की थी हमने, कोई ऋण विद्युतीय स्पीशीज से भी संबंधित बात की थी, धन विद्युतीय स्पीशीज से भी बात की थी। तो वो सब आप पुरानी कॉपीज में पढ़ लेना क्या क्या चीजें हैं। मेन मुद्दा है हमारे पास ऑक्सीकारक और अपचायक का। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अर्थात इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति, और अपचायक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति। अब देखो यहाँ पर इसको किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे डी ब्लॉक से। हमने कोई 2 एग्जांपल लेते हैं अपन। एक तो लिया मैंने आयरन +2 और एक एग्जांपल लिया मैंने आयरन +3। 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ले ली मैंने, एक तो +2 है एक +3 है। तो उच्चतम कौन सी है, +3 है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होगी, +3। निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होगी, +2। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या है निम्नतम और ये क्या है उच्चतम। तो ये बात कर रहा है निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, अपचायक की भांति व्यवहार करती है, और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी भांति व्यवहार करती है, ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करती है। तो लो देखते हैं। जो आयरन +2 है, आयरन +2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आयरन का 26 परमाणु क्रमांक होता है। 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए गए, त्याग दिए गए, कितने बचे, 24 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास। इसके पास कितने बच रहे हैं, इसके पास 23 बच रहे हैं, क्योंकि इसने कितने त्याग दिए, 3 त्याग दिए। ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन की बात है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो दोनों के पास कितने हैं, 26 26 है। दोनों के पास प्रोटॉन कितने हैं, 26 26 है। अब देखो आयरन +2 की अगर अपन बात करें तो आयरन +2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसके पास, इसकी तुलना में आयरन +2 के पास इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा है। आयरन +2 के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो जिसके पास ज्यादा होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो कम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और दूसरी चीज क्या लग रही है, जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिक के आवेश भी लग रहा है। प्रभावी नाभिक के आवेश किस पर ज्यादा होगा, प्रभावी नाभिक के आवेश उस पर ज्यादा होगा जिस पर +3 है। चार्ज, चार्ज ज्यादा तो प्रभावी नाभिक के आवेश ज्यादा है। नाभिक क्या करेगा, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसकी टेंडेंसी भी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की ज्यादा रहेगी। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, अपचायक की भांति व्यवहार करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयरन +2 किसकी भांति व्यवहार करता है, अपचायक की भांति व्यवहार करता है। जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो कम त्यागेगा, कम त्यागेगा तो टेंडेंसी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन जोड़ने की टेंडेंसी रहेगी। वो चाहेगा कि मैं बराबर करूं दूसरे के। तो इसकी प्रवृत्ति कैसी आएगी, ऑक्सीकारक की प्रवृत्ति आएगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट इस तरह से क्लियर होता है। तो रिजल्ट क्या निकल करके आया, रिजल्ट ये निकला है कि निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले किसकी भांति व्यवहार करते हैं, अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। और जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, उच्चतम होती है, वे किसकी भांति व्यवहार करते हैं, ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करते हैं।
अपचयक का मतलब क्या होता है? अपचयक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, यानी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जल्दी से जल्दी रिलीज करेगा। और ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, यानी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा खींचने का काम करेगा। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, जो पॉइंट था उसको हम समझ सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो सिंबल दें ताकि हम आगे बढ़ सके। मनीष साहू सिंबल दें, अन्यथा मैं रिपीट करता हूं इस टॉपिक को। आ गया? चलो, शिवम आ गया क्या? शिवम भार्गव, ये बात समझ में आ गई क्या? ओके, कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जिंक सामान्यतया +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्योंकि इसके फॉरेस उपकोष से 2 इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के पश्चात ये पूर्ण पूरित विन्यास धारण कर लेता है। तो ये पॉइंट एकदम सही है भाई। देख लेते हैं कैसे। जिंक की बात करते हैं। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 होता है। जिंक कितना रखता है परमाणु क्रमांक? 30। परमाणु क्रमांक अगर 30 होगा तो विन्यास क्या रहेगा इसका? ये तो आर्गन आ गया आगे, फिर 3d10 4s2, ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्यतम कोश में इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? एस में तो 2 हैं और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। से पॉइंट से लिखा गया है जिंक सामान्यतः कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? +2। क्यों दर्शाता है? क्योंकि जब ये एस 4s कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा? +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। लेकिन जैसे ही अब अगला इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी आएगी, निकालने की कोशिश करेगा कोई भी, तो क्या आ जाता है यहाँ पर? 3d10 का पूर्ण पूरित विन्यास। कौन सा विन्यास आ गया? पूर्ण पूरित विन्यास। और जब पूर्ण पूरित विन्यास आ गया तो अब ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया, पूर्ण रूप से क्या हो गया? स्थायी हो गया। और जब ये स्थायी हो गया, जो भी स्थायी हो जाते हैं वे ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अतः इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो अधिकतम कितनी आती है जिंक की? +2। बात आ गई समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है एक शीट के अंदर। क्वेश्चन है, मैग्नीज की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 +4 +7। मैग्नीज की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 +4 +7 होती है। इस ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड के सूत्र लिखिए तथा इनकी विभिन्न प्रकृतियों की व्याख्या कीजिए। तो देखो, क्वेश्चन है +2 +4 +7 और इनके क्या बनाने हैं? ऑक्साइड बनाने हैं हमको। तो सबसे पहले तो हम इनको लिख लेते हैं, क्या क्या है। मैग्नीज +2, एक है मैग्नीज +4 और एक मैग्नीज +7। ये तो तीन तो क्या है हमारे पास? आयन से। ठीक है, और आयनिक मेटल हुए। आईएम लिखा हुआ है आपकी शीट में। आईएम का मतलब क्या हो गया? आयनिक मेटल। और ऑक्साइड की बात करें तो क्या क्या बनेंगे? ऑक्साइड बनेंगे यहाँ पर, एक तो बनेगा MnO। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या बनेगा? MnO। क्यों बनेगा? क्योंकि जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड के जो चार्जेज होता है, क्या होता है ऑक्साइड की फॉर्म? -2 होता है। ऑक्साइड का कितना होता है? -2। मैग्नीज का यहाँ अगर क्या है? +2। ऑक्साइड का क्या है? -2। तो +2 से -2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। इसलिए रिजल्ट क्या निकल करके आएगा? MnO। इसलिए सूत्र क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? Mn। सेम ऐसे ही बात करें मैग्नीज +4 की, तो मैग्नीज +4 ले लो। मैग्नीज +4, ऑक्साइड का क्या है? -2। तो 2 यहाँ जाएगा और 4 यहाँ जाएगा, क्या बनाएगा? Mn2O4। यही सूत्र बनेगा क्या? यही सूत्र बनेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इसके लिए? Mn2O4। और ऐसे ही इसके ऑक्साइड निकालेंगे तो क्या बनेगा? देखो, मैग्नीज +7 और O-2, 2 यहाँ जाएगा, 7 यहाँ जाएगा, क्या बनाएगा? Mn2O7। तो ये क्या सूत्र बन गया? Mn2O7। सूत्र बनाना समझ में आ गया कि ऑक्साइड के कैसे बनाएंगे। कोई भी संक्रमण तत्व को अगर ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो उससे क्या सूत्र बनेंगे? उसके ऊपर जो चार्जेज होते हैं उन्हीं के बेसिस पर उनके फॉर्मूला का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमने ऑक्साइड बना लिए। इनकी क्या पूछिए आपसे? विभिन्न प्रकार की प्रकृतियां। विभिन्न प्रकार की प्रकृतियां क्या क्या हो सकती है? एक तो होती है एसिड और बेस, कि अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है या क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। दूसरी प्रवृत्ति क्या होती है? एसिड बेस यानी अम्लीय और क्षारीय। और एक होती है अपने पास, एक तो आयनिक और सहसंयोजक, कि आयनिक है या क्या है? सहसंयोजक। और एक प्रकृति अभी जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो क्या था?
एक तो ऑक्सीकारक और एक अपचायक। और इन तीनों से ही अपने कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, या तो अम्ल क्षार का आ जाता है, या आयनिक सहसंयोजक का आ जाता है, या ऑक्सीकारक अपचायक का आ जाता है कि ये ऑक्सीकरण अवस्था आयनिक होगी या सहसंयोजक होगी, इस तरह से बन जाता है, या दो में तुलना करवा लेता है, तुलना भी पूछ सकता है। तो ये सब चीजें हमको आनी चाहिए। तो देखो अगर हम बात करें तीन तीन के लिए पूछी उसने, तो देखो जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला तो क्या होता है, तीनों की कैटेगरी के अंदर देखेंगे, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर अम्ल क्षार की बात करें तो ऊपर वाला क्या होता है, क्षारीय होता है। ऊपर वाला क्या होता है, इस अम्ल क्षार में क्षारीय होता है, और अपचायक होता है, और आयनिक और सहसंयोजक में क्या होगा, आयनिक और सहसंयोजक में आयनिक होता है। ठीक है। और बीच में जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, या तो उभयधर्मी होगा या दोनों प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करेगा। तो उभयधर्मिता किसके अंदर नोट की जाती है, अम्ल और क्षार के अंदर, यानी अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर भी वही उभयधर्मी वाला केस है, लेकिन हम लिख सकते हैं दोनों प्रकृति दर्शाएगा, ये भी दोनों प्रकृति दर्शाएगा। और नीचे वाला वो क्या दर्शाएगा, सह संयोजक प्रवृत्ति दर्शाएगा। और ये क्या दर्शाएगा, ये अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाएगा। ये क्या दर्शाएगा, ये ऑक्सीकारक प्रवृत्ति दर्शाएगा। अब देखो ये तीनों ही पॉइंट हम पहले पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार और तीनों को मैं रिपीट कर देता हूं ताकि ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद में शीट में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्रोमियम के लिए दिया हुआ है शायद, हाँ क्रोमियम के लिए दिया हुआ है। तो वो क्वेश्चन आपको घर पे सोल्व करना है कि किस तरह से इसके ऑक्साइड बनेंगे, और ऑक्साइड बनने के बाद में किस तरह की प्रवृत्ति ये प्रदर्शित करेंगे। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन अम्ल और क्षार वाली। तो जो अम्ल और क्षार है, अम्ल और क्षार के बेसिस पर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था इसके पहले, सॉरी एक पॉइंट था अपने पास अम्ल और क्षार के लिए। तो उसमें हमने एग्जांपल लिया था किसका, आयरन का। लेकिन हम यहाँ एग्जांपल किसका ले रहे हैं, मैग्नीज का। तो मैग्नीज का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो है मैग्नीज +2, एक है मैग्नीज +4, एक है मैग्नीज +7, तीन चीजें अपने पास। तो ये क्या है, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है, ये मध्यवर्ती है, और ये क्या है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है। अब हम जानते हैं अगर किसी ऑक्सीकरण अवस्था पर चार्ज अधिक से अधिक होगा तो उस पर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो नाभिक का आकर्षण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा से ज्यादा लगेगा, नाभिक ज्यादा से ज्यादा खींचेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तुलनात्मक रूप से प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है और इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, तुलनात्मक रूप से कम है। ये बात समझ में आ गई क्या? इसका चार्ज है +7 होगा तो किसके पास 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। इसके पास है +2, तो इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम। तो ज्यादा कम कहाँ है, यहाँ है ज्यादा। जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा तो उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही अधिक होगा, यानी नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ज्यादा से ज्यादा खींचेगा। अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो इनकी तुलनात्मक रूप से क्या है, अधिक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों को वाटर के अंदर डिप कर रहा हूं। जब मैं इनको क्या करूंगा, वाटर में डिप करूंगा, तो ये क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तीनों। ये मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तीनों ही मैग्नीज के बनाएंगे, लेकिन सबकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या रहेगी, भिन्न भिन्न रहेगी। ठीक है। तो देखो जिसके पास जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, ये चलो इसको हमने रिएक्शन करवा ली, मैग्नीज H2O का होल 6 कॉम्प्लेक्स बन गया +7 के साथ। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा खींचेगा। जितना ज्यादा इस वाटर के मॉलिक्यूल को खींचेगा ये मैग्नीज, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, ध्रुवण करेगा। उतना ही ज्यादा क्या करेगा, उसको ध्रुवण करेगा। और जब जितना ज्यादा ध्रुवण करेगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ध्रुवण करने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। मैग्नीज क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कौन से ऑक्सीजन से, जल वाले ऑक्सीजन से। H2O में जो ऑक्सीजन है उससे क्या कर रहा है, मैग्नीज इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, क्योंकि इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश इनकी तुलना में क्या है, ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मैग्नीज इस ऑक्सीजन से खींचेगा, चलो इशारा बना देता हूँ इसके, यहाँ पे तीर बना देता हूँ। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा खींचेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ेगी। किसकी बढ़ेगी, इस ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन हम जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो वो
ज्यादा समय तक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि वो अपने ऊपर क्या बरकरार रखना चाहता है, माइनस, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या आ रहा है, प्लस। ऑक्सीजन पर प्लस ज्यादा समय तक नहीं टिकता, इस वजह से ऑक्सीजन क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को अपने से दूर भगा देगा, हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में निष्कासित कर देगा, और जैसे ही निष्कासित करेगा तो इसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, अम्लीय। क्योंकि हम जानते हैं अम्ल किसे कहते हैं, ऐसी स्पीशीज जो H प्लस क्या करते हैं जलीय विलयन में दान करते हैं। जलीय विलयन हमने पहले ही जल में घोला इस वजह से, क्योंकि H प्लस दान ही जलीय विलयन में होता है, ऐसे होगा ही नहीं, क्योंकि फिर OH माइनस कहां से लाओगे, OH माइनस तो दान जलीय विलयन में होगा। तो हमने पढ़ा था आर्हीनियस कंसेप्ट, अम्ल क्षार वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था हमने, आर्हीनियस कंसेप्ट क्या कहता था कि जो जलीय विलयन में H प्लस आयन दान कर देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन दान कर देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे पहले की क्लासों में। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैग्नीज प्लस 7 उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, इसका क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण ये क्या कर रहा है, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे ही जल डाला तो जल के मॉलिक्यूल को भी अपनी तरफ खींच रहा है, जब जल के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है तो जुड़ने के लिए कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीज धनावेशित है तो ऑक्सीजन क्या है, ऋणावेशित है। जैसे ही ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ेगी यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन परमाणु उस इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति के लिए हाइड्रोजन को H प्लस आयन के रूप में निष्कासित कर देगा, और क्या हो जाएगा, H प्लस जैसे ही रिलीज होगा, H प्लस क्या हो रहा है, रिलीज, H प्लस जैसे रिलीज होगा हम इसको क्या कहेंगे, अम्लीय। इसलिए हमने लिखा है मैग्नीज प्लस 7 के लिए अम्लीय। पढ़ो अच्छे से। लेकिन इसके लिए बात करें मैग्नीज प्लस 2 के लिए तो क्या है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो मैग्नीज की जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, जल के साथ, तो इस पर क्या चार्ज है, प्लस 2 है, तो ये जो जल का अणु है उससे जो ऑक्सीजन है उससे इलेक्ट्रॉन भी क्या कर पाएगा, कम खींच पाएगा, कम खींच पाएगा, तो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता ही नहीं बढ़ रही, इलेक्ट्रॉन न्यूनता ही नहीं बढ़ रही, तो वो हाइड्रोजन को क्यों रिप्लेस करने लगा, इसलिए वो हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालता H प्लस के रूप में, क्या निकालता है फिर, OH माइनस आयन बाहर निकाल देता है, और OH माइनस आयन बाहर निकालता है क्योंकि ध्रुवणता क्या है, कम है, OH माइनस क्या होगा, रिलीज, और OH माइनस आयन रिलीज होने का मतलब क्या होता है, क्षारीय। इसलिए हम कहते हैं कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षार की तरह, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अम्ल की तरह। ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका था। और मिड वाला है वो क्या रहेगा, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मिड वाली है तो अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है, क्षार की तरह भी व्यवहार करता है, दोनों काम कर सकता है। समझ में आ गया क्या ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन आयनिक और सहसंयोजक। आयनिक और सहसंयोजक को हमने जोड़ा था किससे, फजांस रूल से। और फजांस रूल क्या कहता था, फजांस रूल क्या कहता था, फजांस रूल का मतलब था कि जो धनायन है उस पर क्या होना चाहिए, उसका आकार छोटा होना चाहिए, ऋणायन का आकार बड़े से बड़ा होना चाहिए, धनायनिक स्पीशीज पर, जो धनायनिक एटम है, स्पीशीज है, उस पर धनायन अधिक से अधिक होना चाहिए, ऋणायनिक स्पीशीज पर ऋणायन अधिक से अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षणों की क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो यहां पर देखें, अगर हम मैग्नीज प्लस 2 की बात करें तो मैग्नीज प्लस 2 और मैग्नीज प्लस 7 दोनों में हम कह रहे हैं कि मैग्नीज प्लस 2 क्या है, आयनिक है। क्यों है, इसलिए है क्योंकि मैग्नीज पर क्या है, प्लस 2 चार्ज है, यहाँ मैग्नीज पर क्या है, प्लस 7 चार्ज है। और हमने क्या पढ़ा है, धनायनिक स्पीशीज पर आवेश अधिक से अधिक होगा तो वो सहसंयोजक लक्षण दर्शाएगी। तो दोनों में से धनायनिक स्पीशीज है, दोनों धनायनिक स्पीशीजों में चार्ज इस पर ज्यादा है, जिस पर चार्ज ज्यादा तो उसके सहसंयोजक लक्षण भी ज्यादा। अतः हम कह सकते हैं कि मैग्नीज प्लस 7 क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर दर्शा रही है, जबकि मैग्नीज प्लस 2 क्या दर्शा रही है, आयनिक कैरेक्टर शो कर रही है। समझ में आ गया क्या, ठीक है। कंटिन्यू करें आगे। नेक्स्ट ऑक्सीकारक और अपचयक। ऑक्सीकारक और अपचयक के लिए अभी जस्ट स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था ऑक्सीकारक अपचयक क्या था। ऑक्सीकारक का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीकारक होता है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। ऑक्सीकारक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। तो और अपचयक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन देना अपचयक और इलेक्ट्रॉन लेना क्या है, ऑक्सीकारक, ठीक है। अब देखो इसके पास मैग्नीज पर प्लस 7 चार्ज है,
+7 होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। इसके पास इन तीनों की तुलना में सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्यों रखेगा, कौन सी टेंडेंसी रखेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। और जब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है इनकी तुलना में, इन दोनों की तुलना में, इसलिए कौन सी टेंडेंसी रखेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी रखेगा। और इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब क्या होता है, आप कुछ चाहे समझ में आ गए क्या तीनों पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इनके जो कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को अच्छे से याद करना। जिनको जो भूल जाए दोबारा वीडियो देख लेना, जो लास्ट क्लास थी उसकी भी, उसमें भी है इनके बारे में विवरण, इन तीनों के बारे में, दोनों के बारे में। और इस क्लास में अपने इन तीनों के बारे में एक साथ विवरण आ चुका है। तो जिन जिनको फिर भी समस्या है तो एक बार और देख लेना और अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको क्रोमियम वाला, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रखी है 3 प्रकार की, +2 +3 +6 होती है। उसके इसके ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड के सूत्र लिखिए तथा इनकी प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। आते ही जब हम कल की क्लास पढ़ेंगे ना, तब एक बार आपके मैं नोट करूंगा, चेक करूंगा, सब अपनी अपनी कॉपी दिखाना मुझे एक बार सामने करके कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। लास्ट इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ रहे थे, गुण, अभिलाक्षणिक गुण, उनमें 4 पॉइंट खत्म हो चुके हैं अपने पास। कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म कर लिया हमने। उसके बाद क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में हमने परमाणु त्रिज्या, 2 हो गए, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। तीसरा पढ़ा हमने आयनन विभव, और चौथा पढ़ा हमने ऑक्सीकरण अवस्था। 4 कंप्लीट हो गए। पांचवा चलेगा चुंबकीय गुण। पांचवा कौन सा पढ़ेंगे हम, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें अगर किसी को कुछ नोट करना हो तो नोट करें। कुछ नोट करना है तो कर लो। बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलो। ऑक्सीकरण अवस्था वाला टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। अभी क्या है, नंबर 5, चुंबकीय गुण मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखो नाम क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट मतलब चुंबक। चुंबक का मतलब जो चुंबक से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे आयरन होता है चुंबक से आकर्षित होता है, लेकिन आयरन के अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो भी चुंबक से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। 3 प्रकार के गुण होते हैं चुंबकीय। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में 3 ही दे रखे हैं, इसलिए हम 3 की ही बात करेंगे। कौन कौन से, एक तो अनुचुंबकत्व, एक होता है प्रति चुंबकत्व, और एक होता है लोह चुंबकत्व। पहला क्या है, अनुचुंबकत्व, दूसरा प्रति चुंबकत्व, तीसरा लोह चुंबकत्व। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, डी ब्लॉक के तत्वों। पहले किसको डिस्कस करेंगे, डी ब्लॉक के तत्वों में जो चुंबकीय गुण है वो किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें जो चुंबकीय गुण है वो 2 प्रकार की गतियों का परिणाम होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो संक्रमण श्रेणियां हैं, उनमें जो चुंबकीय गुण है वो कौन 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 सी गतियों का परिणाम होते हैं। 2 गतियां हैं। कौन कौन सी गति है, एक तो गति है कक्षीय गति। कौन सी गति है, कक्षीय गति। दूसरी गति है अक्षीय गति। इन 2 गतियों की वजह से डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व अपने चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब कक्षीय गति का मतलब क्या हुआ इंग्लिश में, ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, कक्ष, कक्षा, ऑर्बिटल मोशन। और गति का मतलब क्या है, मोशन इंग्लिश में। और अक्षीय गति का मतलब एक्सियल मोशन। इसी को हम स्पिन भी बोलते हैं, स्पिन मोशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसको तो नहीं करेंगे, चलो बात आगे बढ़ाएंगे उसको। उसको लेपार्ड से संबंधित है, ये स्पिन से संबंधित है, इसलिए इनके लिए शॉर्ट में एस और एल का भी यूज किया जाता है टर्म के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, पहले तो बात करते हैं कक्षीय गति क्या होती है। देखो जो कक्षीय गति है
जो गति किस में हो, अपनी कक्षा में, तो वो क्या कहलाएगी, कक्षीय गति। और जो गति किस पर हो, अक्ष पर हो, वो क्या है, अक्षीय गति। तो देखिए मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। जैसे ये नाभिक है, नाभिक के बाहर ये पहला कोश है, ये नाभिक के बाहर ये दूसरा कोश है, जैसे दो ही कोश ले लिए हमने एग्जाम्पल में। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या है, अट्रैक्शन में है। अट्रैक्शन में होंगे तो क्या होंगे, इस कक्षा से बाहर नहीं जा सकते, इस कक्षा के अंदर ही क्या होंगे, मोशन करेंगे। इस कक्षा में इधर और इधर नहीं जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसी कक्षा में मोशन करते रहेंगे, गति करते रहेंगे, घूमते रहेंगे लगातार। ठीक है, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी इस कक्षा के अंदर क्या करता रहे, गति करता रहे, तो ये क्या कहलाती है, कक्षीय गति कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी इस कक्षा के अंदर क्या करता रहे, गति करता रहे, ये कौन सी गति, कक्षीय गति। समझ में आई क्या बात। अब बात करते हैं अक्षीय गति की। अक्षीय गति का मतलब जो नाभिक है इसकी अक्ष यही है, इस परमाणु की अक्ष क्या है, यही है। इस जगह पर अक्ष यहां से डालेंगे यहाँ पर कोई, तो ये अक्ष तो कहलाएगी। अगर मैं यहां से कोई तार इसके अंदर ये डालूं सेंटर पॉइंट पर, तो ये क्या होगा, इसकी अक्ष हो गई क्या, क्योंकि इस जगह से इसको आसानी से कहीं भी घुमाया जा सकता है। तो ये क्या, कौन सी गति कहलाती है, अक्ष। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इससे, ये मैंने बनाई, इलेक्ट्रॉन क्या करे, इससे वामावर्त और दक्षिणावर्त क्या करे, इस अक्ष पर। जैसे घड़ी का पेंडुलम देखा है आपने, घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम इस तरह से करता है रोटेट, करता है, वही गति है अक्षीय गति। तो इलेक्ट्रॉन इधर भी मोशन करे, लेकिन कहां से करे, अपनी अक्ष से करे। अक्ष से वामावर्त मोशन करे, अक्ष से दक्षिणावर्त मोशन करे, इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, इसकी अक्षीय गति कहलाती है। बात आई है समझ में दोनों पॉइंट्स की, कक्षीय गति और अक्षीय गति क्या होती है। मनीष समझ में आई क्या, शिवम, कक्षीय गति अक्षीय गति, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करे वो क्या है, कक्षीय गति। और अक्ष से इलेक्ट्रॉन क्या करे, मोशन करे, कहां, वामावर्त और दक्षिणावर्त दिशा में, तो वो कौन सी गति कहलाती है, अक्षीय गति कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसी के अंदर, जो कक्षीय गति है इसकी वजह से इसका कौन सा आघूर्ण आता है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। कौन सा आघूर्ण बनता है, कक्षीय गति की वजह से बनेगा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, म्यू एल से। एल मतलब होता है लेपार्ड, एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने कक्षा के बारे में और इसकी चुंबकीय आघूर्ण के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए इसका नाम से संबंधित सिंबल बना दिया गया एल, लेपार्ड एल, म्यू एल। ऐसे ही ये है स्पिन से संबंधित, तो चक्रण गति, चक्रण अक्षीय गति है, इसको चक्रण गति भी बोलते हैं। ये क्या है, वही मोशन तो वही वाली है, कौन सी, अक्ष से वामावर्त या दक्षिणावर्त इलेक्ट्रॉन क्या करे, चक्रण करे, तो कौन सी गति कहलाती है, चक्रण गति। और इसके द्वारा उत्पन्न आघूर्ण क्या कहलाएगा, अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, दोनों ही हो सकते हैं, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, म्यू एस। तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण या अक्षीय गति से निकल करके आता है रिजल्ट, और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण किससे निकल करके आता है, कक्षीय गति से निकल करके आता है। और कुल चुंबकीय आघूर्ण, कुल चुंबकीय आघूर्ण, कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, इन दोनों का योग होगा, म्यू एस प्लस म्यू एल। यही तो क्या कहलाएगा इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि दो प्रकार की गतियां हो रही है, तो वो म्यू था दोनों को मिला करके, म्यू टोटल, और उन दोनों में गतियां हैं कक्षीय और